हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर और आज हम इस वीडियो में करवाने जा रहे हैं एनसीईआरटी 11th क्लास हिंदी आरो भाग 1 शिव शंभू के चिट्ठे और इनके लेखक का बाल मुकुंद गुप्त। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन परिचय। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में ग्राम गुडियानी जिला झज्जर में हुआ था। पहले ये रोहतक के अंदर आता था, लेकिन अब ये झज्जर के अंदर है। प्रमुख संपादन अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा और बाल मुकुंद गुप्त जी की मृत्यु 1907 को हुई थी। बाल मुकुंद जी ने आरंभ में उर्दू सीखी थी, उसके बाद हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ये खड़ी बोली के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों की एक प्रमुख कड़ी माने जाते हैं और राष्ट्रीय नव जागरण के सक्रिय पत्रकार रहे हैं। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गौरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का सृजन नमूना है। चलिए अब करते हैं हम विदाई संभाषण। चिट्ठे। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत होता है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था, न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। बछड़न समय का बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आए, पर आप आ गए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर ओहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल, बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उसमें होता है। माइलॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को भी कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इसे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों का भी बिछड़ने का समय उदास देखा। एक बार शिव शंभू के 2 गाय थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को सिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। वरंच
उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते इसमें यह दशा होती है, वहाँ के मनुष्यों की दशा कैसी हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आगे इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की बात से की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों खुश सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बात की बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांतियाँ फैला रही हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, यहाँ इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारे तो क्या शान आपके इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। अलिफ लैला के अलहद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वैसा शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपके और आपके लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं। आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथ ही सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चौवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा है, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पट खनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत दीन गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने के सामने से हाथ बांधने हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरय रखा गया। इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर इनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो गया। उनका हक रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथा आपका पीछा नहीं छूटा है। एक आदमी क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा को आपको कैसी गणना आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों का अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार आप अपने कर्मों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपया करके बताइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर पाए? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की बात न सुनना
सुनने का नाम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, उनकी उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए जाना ही शासन कहलाता है। एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जरा कैसर और जरा भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ शाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा की गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शान अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आप जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ने जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी। यहाँ तक कि आप अश्वम उनका शिकार हुए। पर यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का भी समय एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न ही यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपने विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक का काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अपने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि अब मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगी, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत यह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश जब तक तेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव को और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और ये आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने किया विदाई संभाषण। ये इसमें शिव शंभू के चीठे जो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखे गए हैं। प्लीज़ जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।